हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रवणता क्लासेस के एक और शानदार नई कक्षा में। इको सर्वे के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से पढ़ रहे थे और ये कक्षा हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भारत में निर्वात संवर्धन है तो प्रमुख रूप से जो पहले हैं उनके बारे में हम बात करते हैं और यहीं से स्टार्ट अपना करना है। पिछला सेशन यहीं की हमने ख़त्म किया था और वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। बात की प्रमुख आपकी देखिएगा, भारत की विदेश व्यापार जो नीतियाँ हैं उनके बारे में देखें तो प्रथम आयात निर्यात जो नीति थी ये आपके 1 अप्रैल 1992 को आपकी क्या आती हैं, प्रथम आयात निर्यात आपकी नीति आती हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 1992 को आती हैं, 92 से लेकर 97 तक चलती हैं। आपकी एग्जिम पॉलिसी देखें, यहाँ पर 97 से लेकर 2002 तक। ठीक है, और विदेश व्यापार नीति आपके देखें तो यहाँ पर 2004 से लेकर 9 तक, फिर 9 से लेकर 14 तक, इस प्रकार से आते हैं। प्रमुख बात ये है कि प्रथम आयात निर्यात नीति 1 अप्रैल 1992 को आती है, जो 92 से लेकर 97 तक चलती हैं। फिर एग्जिम पॉलिसी आपकी 1997 से 2002 तक, फिर 4 से 9 तक विदेशी व्यापार नीति आती है। फिर विदेशी व्यापार नीति 2009 से 14 तक, फिर 15 से लेकर 2000 तक। नई विदेश व्यापार नीति है ये आपकी 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल आपके 2023 से, 1 अप्रैल 2023 से क्या है, नई विदेश व्यापार नीति है। ठीक है, 1 अप्रैल 2023। और पहली आपके आयात निर्यात नीति थी प्रथम, ये 1 अप्रैल 1992 को थी। नई आपके विदेश व्यापार नीति आपकी न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। इस न्यू वाले के FTP के बारे में बात करें तो यह नीति विदेश व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम 1992 की धारा 5 के तहत आपके प्रदत्त जो शक्तियां हैं उनके तहत केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई। भारत की विदेश नीति आपकी 2015 से लेकर 2020, जो 1 अप्रैल 2015 को आपकी लागू की गई, जिसकी अवधि 31 मार्च 2020 तक थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस अवधि को आपकी 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2023 से भारत की नई आपकी विदेश नीति आपके आती है 2023 लागू की गई, जिसके तहत भारतीय निर्यात को वर्ष 2030 तक आपके 2 ट्रिलियन आपकी क्या है डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। यह नीति आपके 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। एक के छूट के लिए प्रोत्साहन, दूसरा है सहयोग के माध्यम से आपके निर्यात प्रोत्साहन, किसके लिए, सहयोग के माध्यम से आपके निर्यात प्रोत्साहन, और तीसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तीसरी क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। चौथा है उभरते हुए क्षेत्र, एमर्जिंग जो आपके एरियाज हैं वो इसके अंतर्गत होंगे। ये प्रमुख रूप से 4 आपके स्तंभ रहेंगे। 2030 तक आपके 2 ट्रिलियन डॉलर तक आपके करने का रखा गया है भारतीय निर्यात को। ठीक है, छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के लिए माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उभरते हुए क्षेत्र, ये प्रमुख रूप से 4 स्तंभ आधारित हैं। ये निर्यातकों के आपके भरोसे और समझदारी के सिद्धांत पर आधारित है। ये निर्यातकों के आपके भरोसे और जो साझेदारी है, साझेदारी के सिद्धांत पर आधारित हैं। लक्ष्य क्या क्या रखे गए, तो निर्यातकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सरल बनाने के लिए प्रोसेस आपके री इंजीनियरिंग एवं तथा ऑटोमेशन आपके पर ध्यान केंद्रित करना है। तो ऑटोमेशन है और इंजीनियरिंग जो आपके प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग करना है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना है। नए शहर हैं तथा निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्रमशः आपके टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम तथा स्टेट होल्डर स्कीम का आपके प्रावधान किया गया है। नए शहरों तथा निर्यातकों को प्रोत्साहित आपके करने के लिए टाउन्स ऑफ आपके एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम तथा आपके स्टेट होल्डर स्कीम का प्रावधान किया गया है। नए शहरों का तथा निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्रमशः टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट स्कीम्स एक्सीलेंस स्कीम तथा आपकी स्टेट होल्डर स्कीम का प्रावधान किया गया है। तो नए शहर हैं, निर्यातक हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम और स्टेट होल्डर स्कीम का प्रावधान किया गया है। 39 विद्यमान जो शहर हैं उनमें अतिरिक्त 4 नए आपके शहरों को निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में आपके निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें फरीदाबाद है, मिर्ज़ापुर है, मुरादाबाद है, वाराणसी है। तो यह 4 प्रमुख रूप से आपके विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त 4 शहरों में आपके निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में निर्दिष्ट आपके किया गया है।
कुरियर के माध्यम से ई कॉमर्स निर्यात पर खेपवार के अधिकतर सीमा को आपके 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो कुरियर के माध्यम से आप ई कॉमर्स जो निर्यात है उस पर जो खेपवार हैं आपके, ये अधिकतम सीमा कितनी है, 5 लाख रुपए से बढ़ाकर आपके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इस नीति का फोकस आपके विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियां के तहत आपके यूल यूज हाई एंड टेक्नोलॉजी आइटम्स जैसे उभरते क्षेत्रों, ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने, निर्यात संवर्धन के लिए राज्यों एवं जिलों के साथ गठबंधन करने पर भी है। तो इस नीति का फोकस आपकी क्या है, आपकी एस्कोमेट यानी कि विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियां के तहत आपकी यूज हाई एंड टेक्नोलॉजी आइटम्स जैसे उभरते क्षेत्र, ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने, निर्यात संवर्धन के लिए राज्यों एवं जिलों के साथ आपके गठबंधन करने पर भी है। सरकार इस नीति के तहत आपके मुक्केबाजी को खत्म करने और निर्यातकों के सामने आने वाली मुद्दों की समाप्ति करने हेतु सहायता हेतु एक मुश्त अमनेस्टी आपके माफ़ी स्कीम लागू कर रही है। सरकार इस नीति के तहत मुक्केबाजी के खत्म करने और निर्यातकों के सामने आने वाले मुद्दों को समाप्त करने में सहायता हेतु एक मुश्त आपके अमनेस्टी स्कीम लागू कर रही है। ठीक है, निर्यात संवर्धन आपके मिशन के बारे में बात करें तो बजट 2025-26 में घोषणा की गई निर्यात संवर्धन मिशन के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPM 2025-26 से 30-31 तक आपके 6 वर्षीय ये लागू रहेगा। 25,060 आपके करोड़ रुपये इसमें व्यय होगा। कितने, 25,060। भारत के निर्यात तंत्र में आपके एकीकृत और परिणाम आधारित करना और डिजिटल रूप से आपकी क्या है, सक्षम बनाना है। भारत के निर्यात तंत्र में एकीकृत व परिणाम आधारित करना तथा डिजिटल रूप से आपकी क्या है, सक्षम बनाना। भारत के निर्यात तंत्र में एकीकृत व परिणाम आधारित करना तथा डिजिटल रूप से क्या है, सक्षम करना। तो भारत के निर्यात तंत्र में आपके एकीकृत और परिणाम आधारित करना है और साथ में डिजिटल रूप में क्या है, सक्षम बनाना है। मिशन के तहत आपके एकीकृत उप योजनाएँ हैं वो देखते हैं। तो इस मिशन के अंतर्गत यानी कि निर्यात संवर्धन मिशन है, इसके अंतर्गत मिशन के आपके तहत एकीकृत उप योजनाएँ हैं। निर्यात प्रोत्साहन, इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना और वह MSME के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिसके तहत आपके इस प्रकार से प्रावधान है वो किए गए हैं। प्री व पोस्ट आपके शिपमेंट निर्यात ऋण पर ब्याज छूट, निर्यात ऋण के लिए आपके कोलेट्रल सहायता विशेषतः MSME के लिए। ठीक है, तो निर्यात प्रोत्साहन ये उप मिशन है। इसके अंतर्गत अपने उप योजना का उद्देश्य निर्यातकों को कम ब्याज दर पर क्या है, निर्यातक हैं उनको कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाए, MSME के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और इसके अंतर्गत प्रावधान देखें तो प्री व पोस्ट आपके शिपमेंट निर्यात ऋण पर ब्याज छूट करना है। तो प्री और पोस्ट आपके शिपमेंट पर आपके निर्यात ऋण पर ब्याज छूट, निर्यात ऋण के लिए आपके कोलेटरल जो सहायता है विशेषतः MSME के लिए उपलब्ध करवाना है। निर्यात दिशा के अंतर्गत बात करें तो निर्यात की तैयारी व वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु इसके अंतर्गत आपके कुछ प्रावधान दिए गए हैं। मार्क्स के बारे में बात करें, मार्केट एक्सेस सपोर्ट की, तो निर्यातकों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच को बढ़ाना, जो निर्यातक हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक आपके पहुंच बढ़ाना, ये मार्केट एक्सेस आपके सपोर्ट। आपके ट्रैक देखें तो ट्रेड रेगुलेशन, एक्रीडेटेशन एंड कंप्लायंस एनेबलमेंट, निर्यातकों की क्षमता बढ़ाना, जो निर्यातक है उनकी क्षमता बढ़ाना ताकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों का क्या है पालन कर सके, इसके लिए ट्रैक याद रखना होगा। ये निर्यात दिशा आपके उप मिशन के अंतर्गत है, जो निर्यात की तैयारी और वैश्विक स्पर्धा बढ़ाने के लिए इसके अंतर्गत प्रावधान देख रहे हैं। लिफ्ट देखें तो लॉजिस्टिक आपके इंटरवेंशन फॉर फ्रंट एंड ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक सहायता देना, तो लिफ्ट है ये लॉजिस्टिक आपके इंटरवेंशन फॉर फ्रंट एंड ट्रांसपोर्ट, आपकी लॉजिस्टिक सहायता देना। इनसाइट इंटीग्रेटेड सपोर्ट फॉर ट्रेड इंटेलिजेंस एंड आपके फैसिलिटेशन, विशेषतः MSME निर्यातकों को ज्ञान, प्रशिक्षण व डाटा आधारित आपकी सहायता देकर क्षमता बढ़ाना। तो इनसाइट है
ये इंटीग्रेटेड सपोर्ट फॉर आपके ट्रेड इंटेलिजेंस एंड फैसिलिटेशन है। विशेषतः एमएसएमई निर्यातकों को ज्ञान, प्रशिक्षण और डाटा आधारित आपकी क्या है सहायता देकर क्षमता बढ़ाना। ठीक है, इंसाइट हो गया, इंटीग्रेटेड सपोर्ट फॉर ट्रेड इंटेलिजेंस एंड आपके फैसिलिटेशन। ओके, फ्लो के बारे में बात करें, फैसिलिटिंग आपके लॉजिस्टिक्स, ओवरसीज वेयर हाउस एंड आपके फुलफिलमेंट। विदेशों में लॉजिस्टिक वेयर हाउस तथा डिलीवरी सिस्टम तक पहुंच बढ़ाना। विदेशों में लॉजिस्टिक वेयर हाउस तथा डिलीवरी सिस्टम तक क्या है पहुंच बढ़ाना, ये फ्लो कहते हैं। यानी कि फैसिलिटिंग लॉजिस्टिक्स, ओवरसीज वेयर हाउस एंड आपके फुलफिलमेंट। निर्यातकों के लिए आपके क्रेडिट गारंटी योजना है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर आपकी क्या है एक्सपोर्ट्स के लिए। ये निर्यातकों के लिए क्या है क्रेडिट गारंटी योजना। हाँ, तो चौथी चीज़ हमारे निकल के आती है निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। तो पात्र निर्यातकों के लिए 20,000 करोड़ के अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान करने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें आपके 100% क्रेडिट गारंटी कोलेटरल मुक्त ऋण हेतु भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं। पात्र जो निर्यातकों के उनके लिए आपकी 20,000 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान करने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें आपके 100% क्रेडिट गारंटी कोलेटरल मुक्त आपके ऋण दे हेतु क्या होगी भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। 100% क्रेडिट गारंटी कोलेटरल मुक्त ऋण। ओके, भारत के व्यापार परिदृश्य पर एक आपकी त्वरित नज़र हम डालते हैं। चलिए, भारत के जो अपना व्यापार है, इस व्यापार पर भारत के व्यापार है इसके परिदृश्य पर एक त्वरित अपने नज़र डालते हैं। क्विक व्यू ऑफ द इंडिया ट्रेड आपकी सिनेरियो। DGCI एंड एस द्वारा अगस्त 2025 में जारी इस रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत के व्यापार संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। आपने DGCI एंड आपके इसके द्वारा अगस्त 2025 में, ठीक है, अगस्त 2025 में क्या है, अगस्त 2025 में जारी इस रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत के व्यापार संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। भारत के व्यापार संबंधी आंकड़े उनका विश्लेषण किया गया है। परीक्षा में आर्थिक समीक्षा अथवा इस रिपोर्ट दोनों में कहीं भी प्रश्न पूछा जा सकता है। परीक्षा क्या है, आर्थिक समीक्षा अथवा इस रिपोर्ट दोनों में से, आर्थिक समीक्षा और इस रिपोर्ट में से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न करते समय आपके आर्थिक समीक्षा में दिए गए वित्त वर्ष 2024-25 अप्रैल से लेकर नवंबर अपने क्या 2024 एंड इस रिपोर्ट में दिए गए कैलेंडर वर्ष अपने 2024 को अच्छे से पढ़कर अपने प्रश्नों को हल करें। तो परीक्षा है ना, इस परीक्षा में आपके आर्थिक समीक्षा अथवा इस रिपोर्ट दोनों में से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रश्न करते समय आप आर्थिक समीक्षा से दिए गए वित्त वर्ष 2024-25 अप्रैल से नवंबर 2024 और इस रिपोर्ट में दिए गए कैलेंडर वर्ष अपने 2024 को अपनी क्या है अच्छे से प्रश्न पढ़कर ही हल करना है। भारत के वैश्विक वस्तु निर्यात में हिस्सेदारी, तो ये रिपोर्ट अपनी अलग से आती है इको सर्वे से। तो भारत की वैश्विक वस्तु निर्यात में हिस्सेदारी 1990 की शुरुआती वर्षों में आपकी 0.6% से बढ़कर 2024 में 1.8% हो गई है। भारत की वैश्विक वस्तु आयात में क्या हिस्सेदारी 1990 ईस्वी दशक में आपकी 0.6 से बढ़कर 2024 में कितनी 2.8% हो गई है। तो निर्यात में तो 1.8% की हुई है और आयात में कितनी 2.8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ओके, तो 0.6 से बढ़कर 1.8, 0.6 से बढ़कर 2.8। बात करें अगली वैश्विक स्तर पर आपके कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत निर्यात के मामले में 18वें स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत निर्यात के मामले में कौन से पे हैं, 18वें स्थान पर हैं। आयात के मामले में कौन से हैं, 90वें स्थान पर हैं। तो वैश्विक स्तर पर कैलेंडर पर वर्ष 2024 में भारत निर्यात के मामलों में 18 नंबर पे हैं और आयात के मामलों में 9th नंबर पे हैं। तो डिफरेंस देख सकते हो कितना हम ज़्यादा आयात करते हैं ना कि निर्यात। WTO के ट्रेंड आउटपुट आपके ट्रेड आउटलुक है अप्रैल 2025 के अनुसार 2024 में भारत वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के लिए निर्यात में आपके 4.3% की हिस्सेदारी के साथ 8वें स्थान पर रहा है। WTO की आपके ट्रेड आउटलुक जो अप्रैल 2025 के अनुसार 2024 में भारत वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के लिए के आपके निर्यात में 4.3% हिस्सेदारी के साथ 8वें स्थान पर रहा है।
ओके, तो डिजिटल रूप से प्रदत्त आपकी सेवाओं के क्षेत्र में भारत 5.8% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ 5वें स्थान पर है। कौन से 5वें आपके स्थान पर है डिजिटल रूप से प्रदत्त सेवाओं के क्षेत्र में। विश्व बैंक लॉजिस्टिक आपके परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर रहा है। विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार, ठीक है ना, 139 देशों में 38वें स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत की शीर्ष 20 निर्यात और आयात वस्तुओं तथा निर्यात एवं आयात साझेदारी व देशों का अवलोकन प्रस्तुत करती है, जिसके अनुसार यह रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत की शीर्ष जो 90 निर्यात एवं आयात की वस्तुएं उनका निर्यात एवं आयात साझेदारी देशों का आपकी क्या है अवलोकन प्रस्तुत करती हैं। शीर्ष आपकी निर्यातित वस्तुएं देखें तो उसमें खनिज ईंधन है, तेल है और आपकी क्या है आसमान जो उत्पाद है उसमें 17.13% के साथ में आपके टॉप पे हैं। किसमें खनिज जो ईंधन है, साथ में तेल है, आसमान में उत्पादन है, उसमें उत्पाद में 17.13% के साथ में। वहीं आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में 9.07% के साथ में आपकी क्या 9.07% के साथ में दूसरे नंबर पर है। न्यूक्लियर आपके रिएक्टर हैं, बॉयलर्स हैं, मशीनरी उसमें 7.35% के साथ में थर्ड नंबर पे रहेगा। पर्ल्स है, मूल्यवान पत्थर हैं, धातु हैं, सिक्के उसमें 6.75% के 6.76% के साथ में आपके चौथे पे हैं। फार्मास्यूटिकल आपके जो उत्पाद है उसमें 5.28%, ठीक है ना, इस प्रकार से रहने वाले हैं। वहीं अगर शीर्ष आयातित वस्तु देखें तो वही रहेगी वापस आयात पे भी खनिज तेल, ईंधन, आसमान उत्पादन 31.38% के साथ में। वही पल्स, मूल्यवान पत्थर, धातु और सिक्के ये हैं 12.60% के साथ दूसरे पे। वहाँ पर कौन से थे इलेक्ट्रॉनिक वाले के थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाले आयातित में तीसरे नंबर पे हैं। यहाँ पर कितने हैं 11.87% के साथ आयातित में तीसरे पे हैं। न्यूक्लियर आपके जो रिएक्टर्स हैं, बॉयलर्स हैं, मशीनरी हैं जो कितने पे थे तीसरे पे थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, यहाँ पर चौथे पे हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पर ये बीच में एक चौथा अलग सा आ गया क्योंकि जो ये चौथे पे था ये सेकंड पे चला गया है, बाकी वाले दोनों नीचे आपकी खिसक गए हैं। परसेंटेज का फ़र्क है। परसेंटेज यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर बॉयल्स मशीनरी में आयात के क्षेत्र में 8.61% हैं। कार्बनिक उत्पाद में 3.63% के साथ में आपकी 5th नंबर पे रहने वाला है। इन शीर्ष आयातित शीर्ष निर्यातित हमने निर्यातित पढ़े। निर्यात के शीर्ष आपके गंतव्य स्थल देखें तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका है 18.25% के साथ में। दूसरे पे हैं संयुक्त अरब अमीरात 8.54% के साथ। तीसरे पे नीदरलैंड है, चौथे पे सिंगापुर है, पाँचवें पे क्या है चीन है 3.42% के साथ में। तो सबसे ज़्यादा निर्यात के क्षेत्र में गंतव्य स्थल है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, फिर नीदरलैंड, सिंगापुर और चीन। परसेंटेज आपके सामने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का 18.25%, संयुक्त अरब अमीरात का 8.54%, नीदरलैंड का 5.61%, सिंगापुर का 3.59%, चीन का 3.42%। यहाँ पर आयात के रूप में शीर्ष आपके स्रोत देश देखें तो चीन से सबसे ज़्यादा आयात करते हैं 15%, आपके 15.23%। रूस का है 9.15% के साथ में दूसरे नंबर पे है। संयुक्त राज्य अमीरात 8.50% के साथ चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका 6.19% के साथ है। सऊदी अरब का 4.28% के साथ में क्या है 5th नंबर पे हैं। चले चालू खाता में यहाँ पर देखते हैं तो वित्त वर्ष 25 की पहली 6 माही में चालू खाता का घाटा 25.3 बिलियन डॉलर रहा, जो जीडीपी का 1.3% था। वित्त वर्ष 26 की पहली आपके 6 माही में ये 15 बिलियन डॉलर रहा, जो जीडीपी का कितना 0.8% था। तो फर्क दिखता है ना, यहाँ पर 1.3%, यहाँ पर 0.8% जीडीपी का 25
3 बिलियन डॉलर, 15 बिलियन डॉलर, ठीक है ना। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी का 1.3% रहा, जो न्यूजीलैंड 7.7%, ब्राज़ील -3.8%, ऑस्ट्रेलिया -3.6%, यूके -1.8% व कनाडा -1.6% से बेहतर प्रदर्शन आपके दर्शाता है। यहाँ पर न्यूजीलैंड का भी माइनस में, ठीक है ना। ओके, तो वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में हमने देख रहे हैं कि चालू खाता घाटा है, उसका खाता का घाटा हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखा पहले हमने घाटा, ठीक है, पहली छमाही का। दूसरी छमाही देख रहे हैं 26 की विशेष तौर से। तो यहाँ पर चालू खाता जो घाटा है इसकी जीडीपी का 1.3% रहा है, जो कई देशों से क्या है अधिक रहा है। न्यूजीलैंड ले लो, ब्राज़ील ले लो, ऑस्ट्रेलिया है, यूके, कनाडा से बेहतर दर्शाता है। सर्वाधिक चालू खाता आपके शेष सिंगापुर का रहा है। सर्वाधिक चालू खाता शेष आपके किसका रहा है? प्लस में 17.7% रहा है चालू खाता शेष सिंगापुर का। प्रेषण देके वित्त वर्ष 26 में पहली छमाही में प्रेषण बढ़कर 73 बिलियन डॉलर हो गया है। फाइनेंशियल ईयर आपके 25 में कितना था? 64.7 बिलियन डॉलर था, ठीक है ना। पहले कितना था? 25वें में 64.7 बिलियन डॉलर था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा है। सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा है भारत का प्रेषण। अपर जो अंतर्वाह आपके वित्त वर्ष 2011 के 55.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 25 में आपके 135.4 बिलियन आपके डॉलर हो गया, जो फाइनेंशियल ईयर 25 के जीडीपी का 3.5% रहा है। अधिकांश वर्षों में आपके प्रेषण कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई अंतर्वाह में अधिक रहा है। पहले खाड़ी सहयोगी आपकी परिषद देश भारत में आने वाले प्रेषण का प्रमुख स्रोत रहे, परंतु वर्तमान में उन्नत आपकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख योगदान रहा है। यूएसए में आपके 27.7% शीर्षतम आपकी क्या योगदान करता रहा है। फिर यूएई रहा है जो 19.2%, फिर यूके रहा है जो 10.8%, फिर सिंगापुर है जो 6.6% के साथ में। तो यूएसए आपके 27.7% के साथ में शीर्षक है, फिर यूएई है, फिर यूके है, फिर सिंगापुर है। तो यूएसए, यूएई, यूके, सिंगापुर, ठीक है ना। भारत में निवेश की प्रवाह की प्रवृत्ति देखें। भारत में फाइनेंशियल ईयर जो 2025 रहा, सकल निवेश अंतर्व्यय में जीडीपी के आपके 18.5% रहा, जो आपके फाइनेंशियल ईयर 26 की पहली छमाही में जीडीपी का 16.9% रहा। तो जो फाइनेंशियल ईयर आपके जो 26 हैं इसके पहली छमाही है, इसमें 16.9% जीडीपी का रहा है, ठीक है। हालांकि अंकटाड के अनुसार, ठीक है ना, अंकटाड पढ़ेंगे इसे, मैंने यूनिकटेड पढ़ा था शायद पिछली कक्षा में, पता नहीं कौन सी। कैलेंडर वर्ष आपके 2024 में भारत में एफडीआई आपके इनफ्लो में 2% की मामूली गिरावट रही है। एफडीआई इनफ्लो की आपकी 2% की मामूली गिरावट रही है। ग्रीनफील्ड निवेश में आपके 1080 भारत में घोषित ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के कारण वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रहा। 2020 से लेकर 24 के बीच में ग्रीनफील्ड आपके डिजिटल निवेश में 114 बिलियन डॉलर को आकर्षित करने के साथ सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरा है। ओके, भारत में निवेश प्रवाह की प्रवृत्ति हमने देखी। उसके अंतर्गत हम देखें भारत की में एफडीआई अंतर्प्रवाह देखें तो इनफ्लो यहाँ पर देखें फाइनेंशियल ईयर 25 में 81.0 बिलियन डॉलर रहा, और फाइनेंशियल ईयर 24 में आपकी तुलना में वृद्धि देखें जो पहले फाइनेंशियल ईयर 24 में आपके कितना 71.3 बिलियन डॉलर है, वृद्धि देखें तो 13.0% की क्या है वृद्धि हमें देखने को मिलती है।
एफडीआई के अंतर्प्रवाह भारत में देख रहे हैं। इस एफडीआई अंतर्वाह में आपके इक्विटी अंतर्वाह 51 बिलियन आपके डॉलर रहा, जिसका लगभग 60% हिस्सा सेवा, 19% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसका लगभग 60% हिस्सा आपके सेवा में, 19% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर में, 16% आपके ट्रेडिंग में, 8% गैर पारंपरिक ऊर्जा निर्माण व ऑटोमोबाइल क्षेत्र का रहा है। सॉरी, जो सेवा का रहा है 60%, 19% कंप्यूटर आपके सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर रहा है, 16% ट्रेडिंग, 8% गैर आपकी पारंपरिक ऊर्जा एंड निर्माण व ऑटोमोबाइल क्षेत्र का रहा है। अप्रैल नवंबर 2025 में एफडीआई अंतर्वाह 64.7 बिलियन डॉलर रहा। तो अप्रैल से नवंबर 2025 में एफडीआई का अंतर्प्रवाह कितना रहा? 64.7 बिलियन डॉलर। अप्रैल से नवंबर 2025 में भारत का निवल एफडीआई यानी कि नेट एफडीआई आपके 7 गुना होकर 5.6 बिलियन डॉलर हो गया है। कितना? 5.6 बिलियन डॉलर हो गया है। ओके, भारत का निवल यानी कि एफडीआई नेट एफडीआई देखे 7 गुना होकर आपके 5.6 बिलियन डॉलर हो गया है। एफडीआई प्रतिफल देखे, एफडीआई रिटर्न वर्ष 2014 से लेकर 2023 के रेज के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के अंतर्वाह एफडीआई पर औसत प्रतिफल आपकी 7.3% है, जो आपके थाईलैंड, ब्राज़ील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका जैसी प्रगतिशील आपकी अर्थव्यवस्था तथा फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, यूके जैसी उन्नत आपकी अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है। तो वर्ष 2024 से लेकर 2023 के आपके केयर एज के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के अंतर्वाह एफडीआई पर औसत प्रतिफल 7.3% है, जो थाईलैंड, ब्राज़ील, मैक्सिको व दक्षिण अफ्रीका जैसी प्रगतिशील अर्थव्यवस्था तथा फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका व यूके जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है। ओके, जोखिम समायोजित आपके प्रति लाभ देखें तो 10 वर्षों की औसत प्रति लाभ तथा मानक विचलन का अनुपात। जोखिम समायोजित आपके प्रतिलाभ 10 वर्षों की औसत प्रतिलाभ तथा मानक विचलन का अनुपात। जोखिम समायोजित प्रतिलाभ 10 वर्षों की औसत प्रतिलाभ तथा मानक विचलन का अनुपात। भारत का जोखिम समायोजित आपके प्रतिलाभ 7.2% है, तो जो आपके इंडोनेशिया को छोड़कर आपके अधिकतर विकासशील व उन्नत अर्थव्यवस्था से अधिक है। भारत का जोखिम आपके समायोजित प्रतिलाभ है 7.2% है, जो इंडोनेशिया को छोड़कर अधिकतर विकासशील व उन्नत अर्थव्यवस्था से अधिक है। भारत का जोखिम समायोजित प्रतिलाभ कितना है? 7.2%, जो इंडोनेशिया को छोड़कर अधिकतर विकासशील व उन्नत आपके अर्थव्यवस्था से अधिक रहा है। एफडीआई आपके एफडीआई अंतर्वाह राज्यवार वितरण देखते हैं तो महाराष्ट्र का कितना रहा? 39% रहा। सबसे ज़्यादा किसका अंतर्प्रवाह एफडीआई में? एफडीआई अंतर्प्रवाह महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा, फिर कर्नाटक का 13%, फिर दिल्ली का कितना है भाई? 12%। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर सो रहे हो तो जाग जाइए। राज्यवार विवरण देख रहे हैं जिसमें आपके महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटक है, फिर दिल्ली है। और फिर एफडीआई अंतर्प्रवाह स्रोत देशों के बारे में देखें तो सिंगापुर का सबसे ज़्यादा 30%, फिर आपके मॉरिशन का 13%, फिर यूएसए का 11%। बहिर्वाहित देखे हैं, आउटवर्ड एफडीआई देखते हैं अपने। फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत का ओएफडीआई बहिर्वाह देख रहे हैं जो 23.6 बिलियन डॉलर हो गया है। अप्रैल 2023 से अगस्त 2025 तक कुल आपके संचयी ओएफडीआई का लगभग आपके 82% हिस्सा शीर्ष 10 गंतव्य देशों के लिए और निर्दिष्ट है, जैसे सिंगापुर में 27%, यूएसए से 16.1%, यूएई में 10%, मॉरिशस से 9%, नीदरलैंड से 7%, यूके से 7%। वित्त वर्ष 2020 में भारत का निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आपके 2.7 बिलियन डॉलर था और फाइनेंशियल ईयर 24 में आपकी 41 बिलियन डॉलर, जबकि फाइनेंशियल ईयर आपकी 26 अप्रैल से लेकर आपके दिसंबर 2025 में यह आपके 3.9 बिलियन डॉलर रहा। तो यहाँ पर अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2023 से अगस्त 2025 तक कुल संचयी ओएफडीआई का आपकी लगभग 82% हिस्सा 10 गंतव्य देशों से और निर्देश था। ठीक है ना, और जिसमें सिंगापुर टॉप पे है, फिर यूएसए है, फिर यूएई है, फिर मॉरिशस है, नीदरलैंड है, यूके है। विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर आपके
$701.4 बिलियन हो गया, जो मार्च 2025 के अंत में $668.3 बिलियन था। 2025 के अंत में $668.3 बिलियन था। अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $701.4 बिलियन हो गया है। यह भंडार 11 महीने की आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है तथा सितंबर 2025 तक बकाया ऋण आपके 94% भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। सितंबर 2025 तक के अपने बकाया जो ऋण है उसका 94% तक आपके भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। ये विदेशी मुद्रा भंडारण हो गया, याद रखना सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, विनिमय दर देखते हैं, एक्सचेंज रेट। 1 अप्रैल 2025 में 25 से 15 जनवरी 2026 तक आपके भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में लगभग 5.4% कमज़ोर हुआ है। बहुत बड़ा धक्का लगा। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में कितना कमज़ोर हुआ है? 5.4% कमज़ोर हुआ है। जापानी येन माइनस आपके 5.5% के साथ भारतीय रुपये से सबसे अधिक मूल्यह्रास की स्थिति में शामिल हो गया है। फिलिपिनो के पेसो -3.8%, इंडोनेशिया के रुपया -1.9% की मुद्राओं में अपेक्षाकृत कम गिरावट देखी गई है। ऑस्ट्रेलिया हुआ, ब्राज़ील हुआ, दक्षिण अमेरिका हुआ, इसकी मुद्रा इस अवधि में मजबूत हुई है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति, प्रमुख देनदार आपके देश। अंतर्राष्ट्रीय निवेश देख रहे हैं हमें, तो फर्स्ट पे कौन है? आपके यूएसए हैं, यानी कि 26.1 आपके ट्रिलियन डॉलर का आपके प्रमुख रूप से निवेश रहा है। दूसरे में ब्राज़ील है जिसका 1.1 ट्रिलियन डॉलर। तीसरे पे आपकी भारत है 0.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ में। प्रमुख रूप से प्रमुख लेनदार देश है जर्मनी है 3.9 आपके ट्रिलियन डॉलर, चीन है 3.8 आपके ट्रिलियन डॉलर और जापान है 3.6 ठीक है ना ट्रिलियन डॉलर। तो 3.9, 3.8 और 3.6 जर्मनी, चीन, जापान। जर्मनी, चीन और जापान प्रमुख लेनदार देश हैं। जर्मनी, चीन और जापान 3.9, 3.8 और 3.6 नॉट। विदेशी अपने ऋण देखते हैं। दिसंबर 2024 तक वैश्विक विदेशी ऋण 104.4 ट्रिलियन डॉलर पिछले वर्ष की तुलना में 1.4% अधिक है, जिसमें आपके 88.1% ऋण साझेदारी विकसित अर्थव्यवस्था की रही। भारत 718.2 बिलियन डॉलर ऋण के साथ वैश्विक स्तर पर आपके 21वें स्थान पर हैं तथा G20 अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर हैं। ठीक है ना। ऋण बहुत ज़्यादा है। भारत का विदेशी ऋण GDP का अनुपात 18.4% है, जो बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना में काफ़ी कम है। भारत का विदेशी ऋण है GDP अनुपात 18.4% की है, जो बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना में काफ़ी कम है। वैश्विक विदेशी ऋण में भारत की साझेदारी है 0.69%। भारत सरकार की कुल ऋणों में विदेशी ऋण की साझेदारी 5% से कम है। ओके। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखें, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है इकोनॉमिक आपकी कॉम्प्लेक्सिटी में आपके इंडेक्स में भारत 145 देशों में से 44वें स्थान पर हैं। तो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स में भारत 145 में से 44वें स्थान पर है। DMF आपके फाइलिंग में भारत की वैश्विक साझेदारी कैलेंडर 2000 में 14.5% से तेज़ी बढ़कर वर्ष 2007 तक आपके 48.7% हो गई है। 2029 में के द्वारा भारत द्वारा 331 आपके सक्रिय DMF फाइलिंग की गई है। तो DMF फाइलिंग के में भारत की वैश्विक साझेदारी कैलेंडर 2000 में 14.5% से तेज़ी से बढ़कर वर्ष 2007 तक 48.7। 2019 में भारत के द्वारा 331 आपके सक्रिय DMF फाइलिंग की गई है। ठीक है। तो इस कक्षा में इतना ही। हमारा ये टॉपिक यहीं पर विराम देते हुए अगली कक्षा में एक थोड़ा सा चेंज करते हुए टॉपिक आगे प्रारंभ करेंगे। चलिए इस कक्षा में यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।